एलन ट्यूरिंग ने कभी खुद को दार्शनिक नहीं कहा, लेकिन उनकी सोच ने दार्शनिक दुनिया में बहुत गहरा असर डाला। उनके लिखे एक मशहूर लेख में उन्होंने दिमाग और शरीर की परंपरागत समस्या को नए तरीके से देखा और गणित के एक विचार से जोड़ा, जिसे उन्होंने खुद खोजा था। इसी वजह से ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्मदाता माना जाता है। एलन ट्यूरिंग की छोटी लेकिन बेहद खास जिंदगी लोगों को हमेशा से आकर्षित करती रही है। उनकी जिंदगी पर किताबें, नाटक, फिल्में और कई तरह के लेख लिखे गए हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने अपने हर काम में अलग-अलग विषयों को आपस में जोड़ दिया। उन्होंने सांकेतिक गणित को एक नई दिशा दी और उसे विज्ञान, मशीन और असल दुनिया से जोड़ दिया। वह कभी किसी दायरे में नहीं बंधे, हमेशा अपनी ही धुन में रहे। वह खुद में बहुत शांत और सरल दिखने वाले थे, लेकिन उनके काम ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। खासकर जंग के दिनों में गुप्त कोड तोड़ने के मामले में 20वीं सदी की सबसे बड़ी तकनीक की नींव रखने वाले ट्यूरिंग अपनी सीधी सादी बातों और अलग सोच की वजह से लोगों को कभी हैरान तो कभी परेशान भी कर देते थे। एलन ट्यूरिंग का जन्म लंदन में हुआ था। उनका बचपन अंग्रेज समाज की पुरानी सोच के बीच बीता, लेकिन उन्हें हमेशा विज्ञान और प्रकृति में साधारण चीजों की गहराई जानने में दिलचस्पी थी। उनकी यह सोच उन्हें दुनिया की आम सोच और सत्ता से अलग करती गई। ट्यूरिंग का स्वभाव कभी कभी बहुत गंभीर तो कभी बेहद चंचल भी हो जाता था। उनका जीवन एक ऐसे इंसान का था जो अपनी अलग पहचान और भावनाओं को लेकर हमेशा साफ रहा। ट्यूरिंग का असली घर उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में मिला, जहां खुले विचारों का माहौल था। यहीं उन्होंने गणित की पढ़ाई की और बहुत जल्दी वे कॉलेज में फेलो चुना पारा। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में अचानक बड़ा नाम कमा लिया जिसमें उन्हें पहले कोई नहीं जानता था। यह था गणितीय तर्कशास्त्र। उनका पहला बड़ा शोध ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स बहुत मशहूर हुआ। इसमें उन्होंने यह बताया कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और उसकी सीमा क्या है। यहीं से आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। इस काम के चलते वे अमेरिका के प्रिंसटन गए, लेकिन बाद में इंग्लैंड लौट आए और जंग के दिनों में सरकार के लिए गुप्त संदेशों को पढ़ने के काम में लग गए। सन 39 से 45 के बीच ट्यूरिंग का सारा ध्यान जर्मनी की एनिग्मा नाम की कोड मशीन को तोड़ने और दूसरी गुप्त जानकारियों पर थे। उन्होंने इस मुश्किल काम में अपनी खास सोच और गणित का उपयोग किया। जंग के वक्त उन्होंने अंग्रेजी और अमेरिकी टीमों में अहम भूमिका निभाई और उस समय की सबसे नई तकनीक को करीब से देखा। जंग के बाद ट्यूरिंग का सपना था एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाना जिसे आज हम कंप्यूटर कहते हैं। उन्होंने अपने विचारों के आधार पर कंप्यूटर बनाने की पूरी योजना बनाई, लेकिन उस वक्त अमेरिका के प्रोजेक्ट को ज्यादा समर्थन मिल गया। इसके अलावा उनके युद्धकालीन काम पूरी तरह गुप्त रहे, इस वजह से भी उनके विचारों को उतना महत्व नहीं मिला। इस दौरान ट्यूरिंग खेलों में भी आगे बढ़े और दौड़ में वे लगभग ब्रिटिश ओलंपिक टीम का हिस्सा बन गए थे। ट्यूरिंग का मकसद हमेशा विज्ञान था, न कि किसी तरह का व्यापार या मुनाफा। जल्दी ही वे फिर से गणित की गहराइयों में लौट आए और कंप्यूटर की ताकत को इंसानी दिमाग से तुलना करने लगे। उनका मानना था कि सही प्रोग्रामिंग से कंप्यूटर भी इंसान के दिमाग जितना काम कर सकता है। यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपना शुरू हुआ। बाद में उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में काम किया, जहां वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करने के साथ साथ आजाद दिमाग से अपने विचारों पर भी काम करते रहे। इसी दौरान उन्होंने मशहूर लेख कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस लिखा। उन्हें उनके शुरुआती शोध के लिए रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी चुना गया और फिर वे जीव विज्ञान के गणितीय सिद्धांतों पर भी काम करने लगे। ट्यूरिंग की जिंदगी हर लिहाज से अलग और प्रेरणादायक थी। उनकी सोच ने तकनीक और इंसान के बीच के रिश्ते को एक नई दिशा दी। एलन ट्यूरिंग का काम उस वक्त रुक गया जब उन्हें 2 मैनचेस्टर के युवक के साथ अपने निजी रिश्ते के चलते गिरफ्तार किया गया। जेल से बचने के लिए उन्हें ऐसी दवाइयों का इंजेक्शन लेना पड़ा जिससे उनकी प्राकृतिक इच्छाएं दब जाएं। इसके बाद उन्हें गुप्त सरकारी काम करने से रोक दिया गया
लेकिन इस मुश्किल वक्त ने भी ट्यूरिंग के आज़ाद ख्यालों को नहीं दबाया। वे पहले की तरह ही अलग सोच के साथ अपने काम में लगे रहे। उन्होंने कंप्यूटर थ्योरी के साथ साथ जीव विज्ञान और भौतिकी में भी नई खोजों की शुरुआत की। इसी दौरान अचानक उनका निधन हो गया। बाद में समझ आया कि उनके ऊपर सरकार की तरफ से कई तरह का दबाव था, जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं थी। कुछ लोगों ने उनकी मौत को हत्या भी बताया, लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि उन्होंने खुद अपनी जान ली। उनकी मौत जहर से हुई थी और उनके पास एक अधखाया हुआ सेब मिला था, जो आज भी बहुत लोगों के लिए एक तरह का रहस्य है। अब ट्यूरिंग मशीन और कंप्यूटेबिलिटी की बात करें तो ट्यूरिंग ने शुरू से ही दिमाग और दुनिया की गहराई से जुड़े सवालों में दिलचस्पी दिखाई थी। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से गणित में बेहतरीन डिग्री ली और फिर जल्दी ही गणितीय तर्कशास्त्र में नाम कमाया। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसे सवाल के बारे में जाना जिसमें पूछा गया था कि क्या कोई तरीका है जिससे हर गणितीय सवाल का हल निकाला जा सके। इस सवाल को हल करने के लिए जरूरी था कि तरीका या प्रक्रिया की एकदम साफ और सही परिभाषा दी जाए। ट्यूरिंग ने 1 साल तक अकेले इस पर काम किया। उन्होंने मशीन का ख्याल अपनाया और ट्यूरिंग मशीन का विचार रखा। इस मशीन का विचार बहुत आसान था। एक लंबी कागज की पट्टी जो दोनों तरफ चल सकती है और एक हेड जो उस पर निशान पड़ सकता है, मिटा सकता है और नए निशान बना सकता है। यह मशीन असल में एक कल्पना थी, कोई असली मशीन नहीं थी, लेकिन इसके हर हिस्से को असल में बनाया भी जा सकता था। ट्यूरिंग का असली मकसद था कि किसी भी प्रक्रिया को सबसे साधारण कामों में बांटकर समझाया जाए कि कोई तरीका या नियम असल में क्या होता है। ट्यूरिंग मशीन का मतलब था ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसे एक इंसान छोटे छोटे कदमों में पूरा कर सके। वही मैकेनिकल या मशीन जैसा तरीका है। असल में हर ट्यूरिंग मशीन एक अलग तरीका या नियम है और इनकी गिनती अनगिनत हो सकती है। आज के समय में इसे कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा ही मान सकते हैं, जिसमें हर ट्यूरिंग मशीन का नियम या टेबल ऑफ बिहेवियर एक प्रोग्राम की तरह होता है। एलन ट्यूरिंग का ये विचार ही आगे चलकर कंप्यूटर विज्ञान की नींव बना। अगर ट्यूरिंग मशीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है तो कंप्यूटर किसके बराबर है? इसका जवाब ट्यूरिंग ने यूनिवर्सल मशीन के रूप में दिया था। बहुत सारी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीनें हो सकती हैं और इनका खास काम यह है कि ये दूसरी ट्यूरिंग मशीनों के नियमों को पढ़ सकती हैं और उन्हीं की तरह काम कर सकती हैं। जैसे आज एक कंप्यूटर पर दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के जरिए चलाया जा सकता है, ठीक वैसे ही इसी वजह से ट्यूरिंग का आइडिया बहुत आगे तक गया, क्योंकि इसमें प्रोग्राम भी डेटा बन गया जिसे दूसरा प्रोग्राम बदल या चला सकता है। उस समय असली कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन ट्यूरिंग के इस विचार ने ही आगे चलकर कंप्यूटर की असली सोच बनाई। ट्यूरिंग मशीन के नियमों की मदद से कंप्यूटेबल यानी क्या क्या काम मशीन से हो सकते हैं, इसकी सटीक परिभाषा मिल गई। यानी कोई काम तभी कंप्यूटेबल है जब वह ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। इस मशीन का हर एक कदम उसके टेबल ऑफ बिहेवियर से तय होता है, यानी मशीन खुद कोई नया फैसला नहीं लेती। ट्यूरिंग ने इंसान की पसंद वाले कुछ मशीनों को भी सोचा था, जिनमें इंसान से इनपुट लिए जाते हैं, पर असली ट्यूरिंग मशीन खुद ही अपने नियमों से चलती है। ट्यूरिंग ने यही दिखाया कि डिफाइंड तरीका, प्रोसीजर या मशीनी प्रक्रिया क्या होती है। इसी सोच के आधार पर ट्यूरिंग ने कंप्यूटेबल नंबर्स की परिभाषा दी, यानी वो असली नंबर जिनके 10वीं भागों को कोई ट्यूरिंग मशीन खाली टेप से शुरू होकर प्रिंट कर सकती है। जैसे एक आसान ट्यूरिंग मशीन हमेशा एक ही नंबर छापती जाए तो एक आसान नंबर बन जाता है, वहीं कुछ मशीनें पाई जैसे कठिन नंबर छाप सकती हैं। ट्यूरिंग मशीनों की गिनती की जा सकती है और हर मशीन का नियम अपने हिसाब से लिखा जा सकता है। ट्यूरिंग ने इन मशीनों के नियमों को नंबरों के रूप में लिखा और उन्हें एक क्रम में सजाया। इन नंबरों में से कुछ सही होते हैं, यानी वे सच में कोई असली नंबर छाप सकते हैं। लेकिन ट्यूरिंग ने दिखाया कि ऐसी कोई ट्यूरिंग मशीन नहीं हो सकती जो यह तय कर सके कि कौन सा नंबर सही है या नहीं। उन्होंने एक तर्क से दिखाया कि अगर ऐसी मशीन होती तो उससे एक नया नंबर बनाया जा सकता था जो बाकी सब सही नंबरों से अलग होता, और यह संभव नहीं है। इससे साबित हो गया
कि हर सवाल का कोई एक तरीका नहीं हो सकता जिससे उसका जवाब हमेशा मिल ही जाए। ट्यूरिंग का असली योगदान यही था कि उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी तरीका जो सच में मशीन से किया जा सकता है, वह एक ही मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, से किया जा सकता है। यानी कोई भी कंप्यूटेबल काम एक ही मशीन कर सकती है अगर उसके पास सही प्रोग्राम है। यही बात आगे चलकर आज के कंप्यूटर की असली बुनियाद बन गई। ट्यूरिंग के लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने जिस तरह मेथड या प्रक्रिया की परिभाषा दी, वो सबसे आम और व्यापक थी। अगर ऐसा न होता तो हो सकता था कि कोई और तरीका हो जो ट्यूरिंग मशीन से भी ज्यादा ताकतवर होता। ट्यूरिंग ने दिखाया कि उनकी परिभाषा में वो सभी तरीके आते हैं जिन्हें गणितज्ञ नेचुरल या सामान्य मानते हैं। उन्होंने इंसान की तरह सोचने वाली मशीन की कल्पना की जो दिए गए नियमों के हिसाब से काम करती है। इंसान का दिमाग यहाँ सिर्फ नियम मानता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता। सार में कहें तो ट्यूरिंग ने बहुत गहराई से और तर्क के साथ ये साबित किया कि सामान्य प्रक्रिया या जनरल मेथड की गणितीय परिभाषा क्या हो सकती है। उनके इस काम से नया रास्ता खुला जिससे न सिर्फ कंप्यूटर और गणना की दुनिया बदली बल्कि इंसानी दिमाग और सोच पर भी बात होने लगी। हालांकि ट्यूरिंग अकेले ऐसे नहीं थे, उन्हीं के वक्त के चर्च नाम के लॉजिशियन ने भी ऐसी ही परिभाषा दी थी जिसे इफेक्टिव कैलकुलेबिलिटी कहा गया। चर्च की परिभाषा में लॉजिक के फॉर्मूलों का इस्तेमाल हुआ, वहीं ट्यूरिंग की मशीन वाली परिभाषा ज्यादा आसान और साफ थी। जल्दी ही साबित हो गया कि दोनों की परिभाषा का मतलब एक ही है, यानी जो ट्यूरिंग मशीन कर सकती है वही चर्च के फार्मूले से भी हो सकता है। इस तरह चर्च ट्यूरिंग थीसिस बनी, जिसका मतलब है कि कोई भी तरीका जो पूरी तरह मशीनी और नियमों के मुताबिक है उसे ट्यूरिंग मशीन से किया जा सकता है। चर्च ने भी मान लिया कि ट्यूरिंग की परिभाषा सबसे सीधी और समझने लायक है। बाद के कई विद्वानों ने भी ट्यूरिंग के तर्क को सबसे मजबूत और सही माना। अब ये बात कंप्यूटर साइंस में इतनी आम हो गई है कि ट्यूरिंग कंप्यूटेबल की जगह कभी कभी नए नाम भी आ जाते हैं, लेकिन असल में वही पुरानी सोच है। ट्यूरिंग के काम ने न सिर्फ कंप्यूटर साइंस की दुनिया बदली बल्कि गणित के कई सवालों के हल और उनकी सीमाओं को भी दिखाया। बाद में ट्यूरिंग मशीनों का इस्तेमाल कंप्यूटर की जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में भी हुआ और आज कंप्यूटर विज्ञान के सबसे अहम क्षेत्रों में से एक बन चुका है। ट्यूरिंग की खासियत थी कि उन्होंने सबसे मुश्किल और सूखी बातों को भी इतने आसान और सच्चे उदाहरणों में ढाल दिया कि उनकी अहमियत हमेशा बनी रहेगी। ट्यूरिंग के काम को समझना हो तो एक बात सबसे पहले समझनी चाहिए, वो सिर्फ गणित या लॉजिक की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि असली दुनिया में किसी मशीन या इंसान के करने की ताकत को लेकर सोच रहे थे। उनका कहना था कि कोई भी मशीन या इंसान एक बार में सिर्फ एक काम या कुछ ही आसान काम कर सकता है। उनकी ट्यूरिंग मशीन की कल्पना में एक टेप होता है जिसमें कभी भी सिर्फ सीमित जानकारी या निशान होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर टेप को बढ़ाया जा सकता है। असल में असली दुनिया में कोई भी टेप अनंत लंबा नहीं हो सकता, पर ट्यूरिंग की परिभाषा का मतलब यह था कि जितनी भी लंबाई तक टेप बढ़ सके उस पर किया गया कोई भी काम काबिल गणना है। ट्यूरिंग का मानना था कि इंसानी याददाश्त भी सीमित होती है, इसलिए किसी मशीन का व्यवहार भी पूरी तरह सीमित नियमों और सीमित स्टेप्स में बंधा रहना चाहिए। इस सोच से उन्होंने ये तय किया कि कोई भी मशीन जो अनंत नियमों या स्टेप्स के साथ चले वो बेकार है, क्योंकि तब तो किसी भी नंबर या सवाल को हल किया जा सकता है और ये पूरा खेल ही बेकार हो जाए। इसलिए असली मतलब उन्हीं मशीनों का है जो सीमित नियमों के साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करें। एक और अहम बात यह थी कि ट्यूरिंग की मशीन की रफ्तार के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका इशारा यही था कि किसी भी असली दुनिया की मशीन या इंसान के लिए अनंत काम सीमित वक्त में मुमकिन नहीं। आगे चलकर कुछ विद्वानों ने ऐसे काल्पनिक मशीनों की बातें की जिनमें अनगिनत छोटे छोटे हिस्से हों और वो बेहद तेजी से काम करें, लेकिन ऐसी कोई मशीन हमारी असली दुनिया में बन नहीं सकती। अगर किसी और भौतिकी के नियमों वाली दुनिया में ऐसा हो सके तो वहां शायद गिनती की हर चीज हल हो सकती है। इसीलिए
चर्च ट्यूरिंग सोच ये भी बताती है कि हमारे असली भौतिकी वाले ब्रह्मांड में क्या क्या वाकई में कंप्यूटेबल है। असल भौतिकी क्वांटम की दुनिया से आती है, जिसमें चीजें और उनके काम करने का तरीका ट्यूरिंग की मशीन वाली पारंपरिक सोच से काफी अलग है। ट्यूरिंग को क्वांटम भौतिकी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने काम में इसका जिक्र नहीं किया। क्वांटम कंप्यूटर की असली समझ और रिसर्च तो काफी बाद में शुरू हुई। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से भी आज की सीमाओं के बाहर कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता जिसे असल में ट्यूरिंग मशीन न कर सके। हाँ, इतना जरूर है कि क्वांटम कंप्यूटर कई बार वो काम बहुत तेजी से कर सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटरों के लिए मुश्किल है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे चलकर क्वांटम भौतिकी की और गहरी समझ से हमें फिजिकली किया जा सकने वाला काम किस हद तक मुमकिन है, इसमें और बदलाव आ जाए। ट्यूरिंग ने बाद में अपने रिसर्च का रुख उन सवालों की तरफ किया जिन्हें ट्यूरिंग मशीन से हल नहीं किया जा सकता, यानी अनकंप्यूटेबल समस्याएं। अपनी पीएचडी रिसर्च में उन्होंने ऐसे ही मुद्दों को उठाया, जैसे उन सच बातों को समझना जिन्हें गोडेल ने दिखाया कि कोई भी नियमबद्ध सिस्टम साबित नहीं कर सकता। ट्यूरिंग ने ऐसे सचों को नियमों के बाहर से समझना या महसूस करना माना, और इसी के लिए उन्होंने ऑर्डिनल लॉजिक नाम की थ्योरी तैयार की, लेकिन इसमें भी कोई पूरी तरह साफ नतीजा नहीं निकला। इसी रिसर्च के दौरान ट्यूरिंग ने ओरेकल का आइडिया पेश किया। ये मानिए कि कोई जादुई तरीका है जो ऐसे सवालों का जवाब दे सकता है जिन्हें मशीन हल नहीं कर सकती। ओरेकल कोई मशीन नहीं है और न ही ये कंप्यूटर का कोई हिस्सा बन सकता है, क्योंकि ये आम इंसान या मशीन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ट्यूरिंग ने ओरेकल मशीन की कल्पना की थी, जिसमें कभी कभी मशीन ओरेकल को पुकार सकती है ताकि वह अनकंप्यूटेबल काम कर सके। लेकिन असल में ये मशीनें पूरी तरह मैकेनिकल नहीं होती, बल्कि आंशिक रूप से ही नियमों पर चलती हैं। ट्यूरिंग का असली मकसद ये समझना था कि वो क्या क्या चीजें हैं जिन्हें कोई भी नियमबद्ध प्रक्रिया नहीं कर सकती। इसी से उन्होंने ये भी समझाया कि जिस तरह सामान्य मशीनों के लिए कुछ काम नामुमकिन है, वैसे ही ओरेकल मशीन के लिए भी कुछ सवालों का जवाब नहीं हो सकता, यानी नियमों से बाहर इंट्यूशन या अचानक आई समझ भी कभी कभी सीमित रह जाती है। कुल मिलाकर ट्यूरिंग का काम ये दिखाता है कि गणना की अपनी एक हद है, और ये हद सिर्फ मशीनों तक नहीं बल्कि इंसान के सोचने समझने तक भी जा सकती है। ट्यूरिंग की बातों में इंट्यूशन यानी किसी बात को अंदर से समझ जाना हमेशा गणितज्ञ के सोचने में शामिल रहता है। जब कोई गणितज्ञ ऐसे सच को महसूस करता है जिसे किसी नियम से साबित नहीं किया जा सकता, तो वहीं असली इंट्यूशन दिखती है। ट्यूरिंग ने कभी ये नहीं बताया कि दिमाग उस वक्त फिजिकली क्या कर रहा होता है जब कोई इंसान ऐसी समझ पाता है। हालांकि ट्यूरिंग ने अपने उस दौर में बिना किसी आलोचना के ये मान लिया था कि इंट्यूटिव समझ जैसी चीज सच में होती है। इसी दौर में ट्यूरिंग की मुलाकात विटगेनस्टाइन से भी हुई। दोनों के बीच गणित की नींव पर लंबी चर्चाएं हुई, लेकिन दिमाग और सोच की समस्या पर दोनों की कोई चर्चा रिकॉर्ड नहीं हुई। उन दिनों में ट्यूरिंग की सारी रिसर्च अचानक युद्ध के काम में लग गई। इस वजह से उसने अपने यूनिवर्सल मशीन के आइडिया को असली डिजिटल कंप्यूटर की शक्ल देने की तरफ कदम बढ़ाया। जब ट्यूरिंग के दोस्त और उस समय के जाने माने अर्थशास्त्री चैम्बरनाउन ने ट्यूरिंग की यूनिवर्सल मशीन का आइडिया सुना, तो उन्हें यह बहुत बड़ा और नामुमकिन सा काम लगा। अगर उस वक्त की टेलीफोन जैसी तकनीक से बनाया जाता तो मशीन बहुत बड़ी होती। पर फिर ट्यूरिंग ने धीरे धीरे नई तकनीक और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की मदद से अपने आइडिया को असली मशीन बनाने की कोशिश शुरू की। युद्ध के बाद ट्यूरिंग ने ऐसी मशीन का खाका तैयार किया जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को एक ही जगह स्टोर और इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी एक मॉडर्न कंप्यूटर जैसा। ट्यूरिंग की सोच उस समय बाकी सबसे आगे थी, लेकिन ज्यादातर लोग हार्डवेयर के झंझट में उलझे रहे। इसलिए ये बात नजरअंदाज रह गई कि ट्यूरिंग को सॉफ्टवेयर यानी इंस्ट्रक्शन टेबल्स बनाने का असली भविष्य सबसे पहले दिख गया था। उसने माना कि गणितज्ञों को हर काम को इंस्ट्रक्शन टेबल में बदलना पड़ेगा, और ये काम काफी दिलचस्प और चुनौती भरा रहेगा।
ट्यूरिंग को लगता था कि अगर कोई प्रोसेस पूरी तरह मैकेनिकल हो तो वो काम मशीन खुद ही कर लेगी। इंसान को बार बार उसमें दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्यूरिंग की असली सोच इससे भी आगे थी। वो सच में एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहता था जो दिमाग की तरह खुद सोच सके। शुरू से ही ट्यूरिंग की सोच थी कि कंप्यूटर बनाना असल में दिमाग बनाना है। उसने जब कंप्यूटेशन की बात की थी तब भी उसने उसे स्टेट्स ऑफ माइंड यानी मन की स्थिति से जोड़ा था। युद्ध के समय ट्यूरिंग ने देखा कि कैसे मशीनें इंसान की तरह जटिल सोच और फैसले ले सकती हैं। ट्यूरिंग का मानना था कि दिमाग जो भी करता है वह कंप्यूटर जैसी मशीनों से किया जा सकता है। उसकी पुरानी सोच में इंट्यूशन यानी दिल की आवाज जैसी बातें थी, लेकिन धीरे धीरे उसने हर चीज को कंप्यूटेबल यानी मशीन से की जा सकने वाली प्रक्रिया मान लिया। ट्यूरिंग ने माना कि अगर कोई मशीन शतरंज जैसे खेल भी खेल सकती है तो उसमें भी बुद्धि दिखाई दे सकती है, भले उसमें कभी कभी गलतियां भी हों। उसकी नज़र में अगर हम मशीन से कभी गलती ना होने की उम्मीद रखें तो वह कभी असली बुद्धिमानी नहीं दिखा पाएगी। क्योंकि इंसान भी गलती करता है, इसलिए मशीनें भी इंसान जैसी सोच सकती हैं और दोनों ही कभी कभी गलत हो सकते हैं। ट्यूरिंग ने आगे सोचा कि क्या कंप्यूटर को ऐसी चीजें सिखाई जा सकती हैं जो सीधे सीधे नियमों से नहीं होती, बल्कि जिनमें खुद ब खुद बदलाव और सीखने की क्षमता हो। उसने ऐसे सिस्टम्स के बारे में सोचा जो अपने प्रोग्राम्स को खुद बदल सके, जैसे आजकल के न्यूरल नेटवर्क या जेनेटिक एल्गोरिदम होते हैं। ट्यूरिंग ने ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड मशीन का आइडिया दिया था जिसे ट्रेनिंग देकर किसी काम के लायक बनाया जा सकता है। हालांकि उस वक्त कंप्यूटर बहुत शुरुआती दौर में थे, इसलिए ट्यूरिंग के ये आइडिया आगे चलकर और विकसित हुए। असल में ट्यूरिंग की सोच आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बीज बो चुकी थी, जिसमें मशीनें खुद सीखती हैं, गलती करती हैं और दिमाग जैसा व्यवहार दिखाती हैं। यह बात समझना जरूरी है कि ट्यूरिंग ने जो न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिक एल्गोरिदम जैसी बातें कहीं, उन्हें भी वह कंप्यूटेबल ही मानता था। आजकल लोग नॉन एल्गोरिदमिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्यूरिंग की सोच थी कि दिमाग की हर क्रिया को कंप्यूटर में प्रोग्राम किया जा सकता है। ट्यूरिंग ने अपने वक्त में ही लिखा था कि कंप्यूटर पर किसी भी मशीन की नकल बनाना आसान है और इसमें टीचिंग की नीतियां भी डाली जा सकती हैं। इसके बाद सिस्टम को चलने दिया जाए, फिर देखा जाए कि उसने कितना सीखा। ट्यूरिंग का साफ मानना था कि दिमाग की हर क्रिया कंप्यूटेबल है और इसे कंप्यूटर में किया जा सकता है। यह सोच उसने पूरी मजबूती के साथ रखी थी, भले ही बहुत लोगों को यह अजीब या गलत लगे। ट्यूरिंग खुद कभी सीधे सीधे या नियमों से बंधकर काम करने वाले इंसान नहीं थे। उनका खुद का अंदाज बिल्कुल अलग था और यही वजह थी कि उन्होंने मशीन इंटेलिजेंस का आइडिया दिया। मशीन इंटेलिजेंस यानी ऐसी बुद्धिमत्ता जो दिखने में तो मशीन की है, लेकिन असल में वो इंसान जैसी समझ दिखा सकती है। ट्यूरिंग ने कहा कि लोग मशीन को सिर्फ रूटीन या दोहराव वाले काम के लिए ही सोचते हैं, लेकिन मशीनें भी इंसान जैसी सोच सकती हैं। उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वही कर सकते हैं जो कोई इंसान नियमों के तहत कर सकता है। फर्क बस यह है कि इंसान में दिमाग है और कंप्यूटर में प्रोग्राम। ट्यूरिंग का मानना था कि आने वाले समय में मशीनें इंसानों के मुकाबले हर बौद्धिक काम में टक्कर देंगी। उसके लिए सवाल था, क्या सिर्फ साधारण एक के बाद एक नियमों पर चलने वाली मशीनों से बुद्धिमत्ता आ सकती है? ट्यूरिंग का जवाब था हाँ, क्योंकि इंसानी दिमाग भी आखिरकार एक तरह का फाइनाइट यानी सीमित डिस्क्रीट स्टेट मशीन है। इस सोच का असर उसकी मशहूर किताब और उसके फेमस पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में साफ दिखता है। यही सोच आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव बनी। ट्यूरिंग की सोच में सब कुछ सीमित यानी फाइनाइट है। उनका मानना था कि दिमाग की असली क्रिया न सिर्फ कंप्यूटेबल है, बल्कि पूरी तरह एक सीमित मशीन यानी बिना किसी अंतहीन टेप के ट्यूरिंग मशीन की तरह की जा सकती है। उनके हिसाब से कंप्यूटर की अनगिनत क्षमताएं तो सिर्फ थ्योरी के लिए हैं, असल में दिमाग की जरूरतें सीमित ही हैं।
ट्यूरिंग ने दिमाग की याददाश्त को भी सीमित माना और बताया कि अगर हमें इंसानी बुद्धिमत्ता की नकल करनी है तो लगभग 1 अरब बिट्स की स्टोरेज काफी होगी। ट्यूरिंग का जो इमिटेशन गेम है उसी ने उसे सबसे ज्यादा मशहूरी दिलाई। ट्यूरिंग ने इस खेल के जरिए दिमाग, सोच और चेतना जैसे सवालों से बचते हुए सिर्फ बाहरी देखने पर बुद्धिमत्ता को परखने का तरीका बताया। उनका कहना था कि जैसे हम दूसरों को देखकर ही मानते हैं कि वे सोचते हैं, वैसे ही हमें मशीनों को भी देखना चाहिए। उन्होंने इसका एक सोचा समझा तरीका बताया जिसमें एक इंसान और एक कंप्यूटर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के जरिए जज को बताने की कोशिश करते हैं कि असली इंसान कौन है। अगर कंप्यूटर जीत गया तो उसे बुद्धिमान मानना चाहिए। ट्यूरिंग ने अपने गेम का उदाहरण ऐसे दिया कि इसमें एक पुरुष और एक महिला की पहचान छुपाकर की जाती है। इसी वजह से कई लोग गलत फहमी में रहे कि ट्यूरिंग ने मशीन को भी मर्द की तरह नकल करने के लिए कहा है, जबकि असल में उनका मकसद था इंटेलिजेंस को बाकी इंसानी गुणों से अलग करना। यह भी सच है कि ट्यूरिंग खुद इंसानी इंटेलिजेंस, ह्यूमर और अपनी पहचान में किसी तरह का फर्क नहीं मानते थे। ट्यूरिंग खुद भी जानते थे कि इंसानी इंटेलिजेंस को बाकी एहसासों से अलग करना मुश्किल है। उन्होंने कल्पना की थी कि आगे चलकर रोबोट में भी सेंसर होंगे जो स्वाद या नस्ल जैसे अनुभव ले पाएंगे। ट्यूरिंग ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मशीनें धोखा दे सकती हैं या नहीं, क्योंकि उनका मकसद चेतना की हकीकत से बचना था। उनके एक उदाहरण में कंप्यूटर जानबूझकर आसान सवाल का गलत जवाब देता है ताकि असली इंसान लगे। यहां भी ट्यूरिंग को इस बात की फिक्र नहीं थी कि मशीन धोखा दे रही है या नहीं। वो बस यह दिखाना चाहते थे कि मशीनें बाहरी व्यवहार में इंसान जैसी दिख सकती हैं। ट्यूरिंग ने यह भी माना कि उस समय की इंटेलिजेंस टेस्टिंग में भाषा और संस्कृति का भी बड़ा रोल था, और यह तरीका किसी जानवर या दूसरे ग्रह के जीव पर लागू नहीं हो सकता। ट्यूरिंग की असली खासियत उनके आइडिया में थी कि मशीनों को सीखने लायक बनाना चाहिए और बच्चा मशीन की तरह ट्रेनिंग देनी चाहिए। उन्होंने कभी प्रोग्रामिंग और न्यूरल नेटवर्क के बीच कोई फर्क नहीं माना, बल्कि कहा कि दोनों तरीके अपनाने चाहिए। आगे चलकर ब्रिटेन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोधकर्ता डोनाल्ड मिची ने इसे ट्यूरिंग का छुपा हुआ खजाना कहा। कई लोग मानते हैं कि कंप्यूटर में गणना की सफलता के बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विचार आए, लेकिन असल में ट्यूरिंग का काम शुरू से ही दिमाग को मशीन में बदलने के सवाल से जुड़ा था। फिर भी अपनी बहुत सी खोजें पूरी तरह सामने न ला पाने की वजह से ट्यूरिंग को जितनी पहचान मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल पाई। ये भी हैरानी की बात है कि ट्यूरिंग का सबसे मशहूर पेपर एक फिलॉसफी की पत्रिका में छपा, जबकि ट्यूरिंग खुद हमेशा सच्ची बातें, भौतिक और गणितीय तर्क पर ही टिके रहे और खुद को दार्शनिक कभी नहीं मानते थे। ट्यूरिंग असल में गणितज्ञ थे और उनका योगदान ये था कि उन्होंने गणित और भौतिकी में मिली नई खोजों को फिलॉसफी में उजागर किया। अपने सबसे चर्चित पेपर में उन्होंने कंप्यूटेबल सोच को दिमाग की क्रिया के लिए पर्याप्त मानते हुए इसे एक बड़ा विचार, एक तरह का ऐलान ही रखा, न कि बहुत विस्तार से तर्क देकर समझाया। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग बिना किसी विरोध के कहेंगे कि मशीनें भी सोच सकती हैं। उनका ये भी कहना था कि साबित की हुई बातों और अंदाजों में फर्क साफ रखना चाहिए, क्योंकि नए आइडिया ही रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों ने ट्यूरिंग के इसी आइडिया को ट्यूरिंग का सिद्धांत कहा, जिसमें यह मान लिया गया कि दुनिया की हर भौतिक क्रिया, जिसमें इंसान का दिमाग भी शामिल है, किसी न किसी ट्यूरिंग मशीन के तरीके से की जा सकती है। यानी ट्यूरिंग का इशारा था कि हर फिजिकल एक्शन कंप्यूटेबल है, भले उन्होंने इसे सीधे सीधे नहीं लिखा हो, लेकिन उनके लिखे विचारों से ये बात निकलती है। उन्होंने दिमाग को एक ऐसा सिस्टम माना जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम से बहुत करीब तक नकल किया जा सकता है। ट्यूरिंग के और भी कई लेखों में उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भौतिक दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो कंप्यूटेबल ना हो। ट्यूरिंग ने मशीनों के अलग अलग तरह के कामों का उदाहरण देकर बताया कि मशीनें दो तरह की होती हैं, एक जो सिर्फ कंट्रोल करती है और दूसरी जो खुद से एक्टिव होती है, जैसे बुलडोजर।
असल में ट्यूरिंग की सोच में सबसे अहम थी कंट्रोल करने वाली, यानी जानकारी पर चलने वाली मशीनें। ये बात उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखी थी। ट्यूरिंग ने कभी भी ये नहीं माना कि क्वांटम फिजिक्स या कोई दूसरी साइंस कंप्यूटेबिलिटी के इस तर्क को कमजोर करती है। उन्होंने मशीनों को दो भागों में बांटा, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। फोन को उन्होंने कंटीन्यूअस मशीन का उदाहरण बताया, लेकिन कहा कि असल में कंटीन्यूअस सिस्टम को भी डिस्क्रीट यानी टुकड़ों में सोच सकते हैं। उनका कहना था कि कंप्यूटर जैसे डिजिटल मशीन एनालॉग मशीनों से ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने मशीन प्रोसेस और रूल ऑफ थंब यानी इंसानी आसान तरीकों को एक ही जैसा बताया। ट्यूरिंग ने कहीं भी ये नहीं माना कि ट्यूरिंग मशीन की सीमाएं असली दुनिया में कोई दिक्कत बनती हैं, या कि एनालॉग मशीनें किसी मायने में कंप्यूटर से बेहतर हैं। ट्यूरिंग ने रैंडम एलिमेंट्स यानी यादृच्छिकता की भी बात की, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने कंप्यूटेबल तरीकों को ही काफी माना, जैसे पाई का डिजिटर। उन्होंने रैंडमनेस को कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं माना जिसे कंप्यूट ना किया जा सके, और ना ही इसकी कोई अलग से परिभाषा दी। यह हैरानी की बात है, क्योंकि उनका खुद का काम गणित, लॉजिक और कोडिंग में था, जहां रैंडमनेस काफी जरूरी थी। लेकिन फिर भी वे इसके बारे में कभी गहराई से नहीं गए। ट्यूरिंग ने अपने आखिरी सालों में जीव विज्ञान की एक नई दिशा में काम किया, जिसमें उन्होंने पौधों और जीवों की बनावट और आकृति के पीछे के गणितीय नियमों को समझने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे गणितीय मॉडल बनाए जिनमें रासायनिक क्रियाओं और उनके फैलाव के कारण बनावट बनती है। इस काम में उन्होंने कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया, और आज ये रिसर्च बहुत अहम मानी जाती है। ट्यूरिंग का ये इंटरेस्ट बचपन में पौधों और फूलों को देखकर शुरू हुआ था। अपने जीवन के आखिरी दौर में ट्यूरिंग ने एक और बड़ा सवाल उठाया, क्या कंप्यूटेबिलिटी का विचार क्वांटम फिजिक्स के संदर्भ में नहीं सही बैठक है। उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू में ये बात मानी कि क्वांटम फिजिक्स में अनिश्चितता का जो सिद्धांत है, उसके चलते शायद मशीन के व्यवहार को पूरी तरह से कैलकुलेट करके नहीं बताया जा सकता। उन्होंने ये भी माना कि हो सकता है कि हमारे पास ऐसी कोई गिनती या तरीका न हो जिससे दिमाग या ब्रेन की पूरी प्रक्रिया का ठीक ठीक अंदाजा लगाया जा सके। ट्यूरिंग ने यहाँ ओरेकल जैसी किसी कल्पना का जिक्र नहीं किया, बल्कि उनका ध्यान क्वांटम फिजिक्स के असली सवालों पर था। ट्यूरिंग ने एक बार यह भी कहा था कि शायद क्वांटम फिजिक्स ही इंसान की स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल की नींव हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स में कुछ बातें तो गणना के मुताबिक चलती हैं, लेकिन मापने या देखने के वक्त अनिश्चितता आ जाती है, और यही असली पेच है। आज भी ये बात पूरी तरह से नहीं सुलझी है कि ये मापने का काम कब और कैसे होता है। आधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग अभी तक सिर्फ गणना करने वाले हिस्से तक ही सीमित है और इस असली पेच को नहीं छूती। ट्यूरिंग अपनी मौत के वक्त इसी सवाल में उलझे थे, क्या ब्रेन और उसकी क्रियाओं को पूरी तरह कंप्यूट किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा था कि वे नई क्वांटम मैकेनिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम बन नहीं रहा। ट्यूरिंग की सोच ये थी कि क्वांटम फिजिक्स के रिडक्शन प्रोसेस यानी किसी स्टेट के मापे जाने के तरीके को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस गणना से बाहर यानी अनकम्प्यूटेबल निकला तो इंसान के दिमाग की सारी क्रियाएं कंप्यूटेबल नहीं होंगी। ट्यूरिंग का झुकाव था कि यही गणना से ही समझ में आए, लेकिन उन्होंने खुद भी माना कि ये सवाल अभी खुला हुआ है। यही वजह है कि ये पूरा विषय आज भी साइंस और फिलॉसफी के लिए उतना ही अहम है। एलन ट्यूरिंग ने अपने आखिरी दिनों में अपने दोस्त रॉबिन गैंडी को कुछ पोस्टकार्ड भेजे थे, जिनका शीर्षक था अनदेखी दुनिया से संदेश। इनमें उन्होंने भौतिकी और कणों की दुनिया से जुड़ी कुछ नई बातों के इशारे दिए थे, लेकिन ये सब बातें वहीं तक सीमित रह गईं, क्योंकि उनका आगे कोई विस्तार नहीं हुआ। उनकी बहुत सी सोच और आइडिया उनके साथ ही खो गए। उनके जीवन और काम की जो विरासत बची, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बस अंदाजों और उनके पुराने नोट्स में ही दिखाई देता है। ट्यूरिंग ने अपने जीवन के बारे में या अपने निजी विचारों पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा। वे अपने दोस्तों के साथ अपने हालात की परेशानियां और मजाक दोनों ही खुलकर बांटते थे, पर गंभीर रूप से
खुद के बारे में उन्होंने बस कभी कभार खतों में या एक छोटी सी कहानी में अपने मन की बात रखी थी। उनके आखिरी सालों में उनका जीवन कई बार एक नाटक की तरह रहा, जिसमें विडंबना भी थी और गहराई भी। उन्होंने एक बार अपने दोस्त को लिखते हुए अपने हालात पर चुटकी ली। ट्यूरिंग मानता है मशीनें सोचती हैं। ट्यूरिंग पुरुषों के साथ संबंध बनाता है, इसलिए मशीनें नहीं सोचती। इसमें यूनानी दार्शनिक सुकरात के तर्क की ओर भी इशारा है। ट्यूरिंग का जीवन और सोच अपने समय के किसी भी एक विचारधारा या ग्रुप में पूरी तरह फिट नहीं बैठती थी। ना वे किसी राजनीतिक विचारधारा में समा सके, ना ही सिर्फ एक वैज्ञानिक या तकनीकी सोच में। वे बहुत मौलिक और खुद के रास्ते चलने वाले इंसान थे। उन्होंने विज्ञान को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसे कई लोगों ने जीवन के अर्थ को ही खत्म कर देने वाला माना था। उनके लिए मौलिकता और इंसानी इच्छा भी गणना और मशीन से समझी जा सकती थी, और यही उनकी सबसे अनोखी सोच थी। ट्यूरिंग का मन और उनका जीवन आज भी एक पहेली है, फिर भी आज की दुनिया ट्यूरिंग की तरफ और ज्यादा खिंच रही है। उनकी जन्मशती के साल में दुनिया भर में उनके नाम पर कार्यक्रम, किताबें और रिसर्च छपी। कंप्यूटर और गणना की ताकत और सीमा का सवाल आज हर इंसान की जिंदगी से जुड़ गया है। साथ ही लैंगिक पहचान और आज़ादी के मुद्दे भी अब खुलकर चर्चा में हैं। ट्यूरिंग के काम की असली गहराई और उनकी सोच की चौड़ाई को आज पहले से ज्यादा समझा और सराहा जा रहा है। धीरे धीरे ट्यूरिंग वो नाम बन गए हैं जिनका जीवन और सोच पूरी दुनिया को बार बार सोचने के लिए मजबूर कर रही है।